Education Commission 1952-53, the need of the reorganization of secondary education with the diversified courses had become urgent due to acceptance by the government of India and the state government of basic education as the pattern of education at the elementary stage। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है इस आयोग की, है ना। इससे पहले राधाकृष्ण आयोग आया था और उसने हायर एजुकेशन को लेकर के कई सारी रिकमेंडेशंस दी, लेकिन जब उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो उसमें ये चीज निकल करके आई, ये जो लूप होल है निकल करके आया कि उससे पहले हमको बच्चों का जो प्रीवियस एजुकेशन है, यानी कि आपका डिग्री कॉलेज में जाने से पहले जो 12th तक की एजुकेशन है, उस पर तो हमने काम किया नहीं अच्छे से। वो तो पुराना चला आ रहा था, वही चल रहा है, तो उसको भी हमें चेंज करना है। तो उसको लेकर के फिर मुदालियर आयोग बनाया गया। मुदालिर आयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो उसके चेयरपर्सन थे। ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया? आपका 1952 में, 53 में ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक। तो देयरफॉर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको हम CABE कहते हैं, कैब के नाम से इसको जाना जाता है। और कैब एक इम्पोर्टेंट आपका बॉडी है जो किसी भी तरह के एजुकेशन जो इंटरेस्ट होते हैं उन पर इंटरफेयर करता है। कोई भी रिपोर्ट कैब के स्टडी के बिना कहीं पर पास नहीं होती है, ये चीजें ध्यान में रखनी है आज के कंटेक्स्ट में भी। ठीक है। तो उस समय भी क्या है, जो कैब था उसने रिकमेंड किया और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपका क्या है, ये जो सेकेंडरी कमीशन एजुकेशन कमीशन है वो स्टैब्लिश या क्या है कि उसको सेटअप किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली अपॉइंट द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इन 1952। तो पहला प्रश्न बनता है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग हिंदी में से बोलते हैं हम, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कब गठित किया गया? तो 1952 में गठित किया गया। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। क्योंकि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके चेयरपर्सन थे, इसीलिए इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब द कमीशन वॉज गिवन द मैंडेट टू, मैंडेट मतलब क्या होता है बताइए जरा। जब हम किसी भी चीज के लिए कोई काम, मतलब कोई भी काम हम जब कर रहे हैं तो उस काम में क्या है कि हम कुछ प्रायोरिटीज रखते हैं। प्रायोरिटीज मतलब कि इस काम को तो करना ही करना, मैंडेटरी वो हो जाता है। ठीक है। तो वही आपका मैंडेट से मतलब है। तो इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी। तो सबसे पहला जो मैंडेट था, सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा चल रही है, माध्यमिक मतलब कि क्लास 12th तक की, 9, 10, 11, 12 को माध्यमिक कहते हैं। वर्तमान की जो माध्यमिक शिक्षा चल रही है उसकी इंक्वायरी करना, उसका सर्वे करना और उस सर्वे की रिपोर्ट को प्रेजेंट करना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला तो काम ये है कि हम अ, जो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग लेके आए हैं, जिससे हम माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना चाह रहे हैं, तो हम पहले ये समझ तो ले कि माध्यमिक शिक्षा में चल क्या रहा है हमारे देश में। उस जो कुछ चल रहा है क्या उसमें कुछ कमियां हैं वास्तव में ऐसी? अगर कमियां हैं तो किस प्रकार की वो कमियां हैं, उन कमियों को समझना और तब जाकर के उन कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना। ठीक है, सजेस्ट करना। फिर सजेस्ट मेजर्स फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द एम, organization and content of secondary education, its relationship to primary, basic and higher education। ठीक है। तो पहला काम जो इस आयोग का रहेगा वो ये रहेगा कि अभी तक हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा का क्या हाल है उसको समझना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, और उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा में क्या अमूल चूल परिवर्तन करने हैं, कैसे उसको रीऑर्गेनाइज करना है, उसमें क्या सुधार लेकर के आने हैं, किस प्रकार के उद्देश्यों को शामिल करना है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन हमको, कैसे संगठन बनाना है, और माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है। हायर एजुकेशन के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक क्या है, आपका बीच की कड़ी है बेसिक से हायर तक जाने की।
बीच की जो कड़ी है वो माध्यमिक है, तो ये इसका बेसिक से भी रिलेशन और हायर से भी रिलेशन, मतलब बेसिक एजुकेशन में क्या बच्चा लेकर के आया है और उसको किस तरीके से हम अब माध्यमिक शिक्षा में यूज करेंगे, और माध्यमिक शिक्षा में ऐसा हम क्या पढ़ाएं कि जो हमारे हायर एजुकेशन के लिए अभी अभी कमीशन बना था उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसके अकॉर्डिंग एम्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, इस प्रकार से तैयार करना। ठीक है ना, तो ये इसका रहेगा। द इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अदर एलाइड प्रॉब्लम्स, और अलग अलग तरीके के जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स चल रहे हैं देश भर में, उनके बीच में कैसा सहसंबंध होगा, है ना, अंतर संबंध होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। विद द ऑब्जेक्टिव टू evolve द साउंड and reasonably uniform secondary education system in the country, the Commission submitted its report in June 1953। तो इस प्रकार से इतनी सारी जरूरतों को शामिल करते हुए इस कमीशन ने, इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो जून 1953 में जमा करी, सबमिट करी। ठीक है, तो अभी तक की जो चर्चा हुई है उसमें ये याद रखना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम माध्यमिक आयोग भी कहते हैं, इसे 1952 में सेटअप किया गया, और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी को इसका चेयरपर्सन बनाया गया, जिनके नाम पर इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो जून 1953 में 1953 में सबमिट की, और इस आयोग में मुख्य दो प्रायोरिटीज यानी कि प्राथमिक उद्देश्य रखे गए, बिंदु रखे गए। पहला था कि वर्तमान समय में चल रही भारत की प्राथमिक शिक्षा, सॉरी, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को जानना समझना, और दूसरा उसको पुनर्गठित करने यानी कि रीऑर्गेनाइज करने, और साथ ही साथ उसकी आवश्यकताओं को शामिल करने, यानी कि उसके एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उनको डिसाइड करने, और प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के साथ उसका क्या रिलेशनशिप हो, क्या संबंध हो सकता है, इन सब बातों को लेकर के ये रिपोर्ट आपकी सबमिट की गई जून 1953 में। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, इस रिपोर्ट में किस तरह की रिकमेंडेशंस दी गई उनको हम देखेंगे। पहला रिकमेंडेशन जो रहेगा आपका, देखो मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन में आ रहा हूँ। ठीक है, द कमीशन परफॉर्म्ड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कैरेक्टराइज्ड, सॉरी, कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है, क्या होने चाहिए? ठीक है, तो इस कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि सबसे पहला जो उद्देश्य है वो होना चाहिए चरित्र निर्माण का, बच्चों में कैरेक्टर बिल्डिंग का, बच्चा का चरित्र अच्छा हो ऐसा। डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ठीक है, बच्चों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए, वो लोकतांत्रिक जो भावना होती है उसको समझे। ठीक, इसके अलावा इकोनॉमिक एंड वोकेशनल एफिशिएंसी, कि अपने लिए रोजगार कर सके ऐसा कुछ उसके अंदर स्किल डेवलप किया जाए, तो इकोनॉमिक और वोकेशनल एफिशिएंसी उसमें आ जाएगा आपका। प्रमोटिंग लीडरशिप एंड प्रिवेंशन ऑफ आर कल्चर हेरिटेज। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने डिसाइड किए हैं एजुकेशन के। पहला ये बोलते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा, चरित्र निर्माण का, अच्छा चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का। ठीक है, दूसरा दूसरा इन्होंने बोला कि जनतांत्रिक मूल्य जो होता है, लोकतांत्रिक मूल्य के जनतांत्रिक मूल्य है ना, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करना लोगों में। तीसरा रोजगार परक शिक्षा, रोजगार बोले तो जो, जैसे कोई भी वोकेशनल एजुकेशन आप लेते हैं किसी भी तरह की, जैसे आपने बीएड किया, अब आप टीचिंग करके पैसा कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की, आप इंजीनियर बनते हैं, आपने डॉक्टर किया, आप डॉक्टर बनते हैं, कोई भी ऐसा एजुकेशन जिससे कि हम रोजगार कर सके। अब सेकेंडरी एजुकेशन में हम ये डॉक्टर वगैरह तो नहीं बनते हैं, लेकिन बेसिकली कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक है आपका, या फिर और कुछ छोटे मोटे जो आपको रोजगार परक शिक्षा दी जा सकती है इसमें ना। इसकी बात हम आगे करेंगे, क्योंकि
कोठारी आयोग ने सजेस्ट किए हैं कि कई सारे हम किस प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन में शामिल कर सकते हैं। ठीक, गांधी जी की जो वर्धा योजना थी, जो बेसिक एजुकेशन थी, वहां पर भी गांधी जी ने बच्चों को इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही थी, हस्तशिल्प वगैरह, ताकि बच्चा अपना छोटा मोटा रोजगार करके जीवन यापन कर सके। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का विकास करना। ठीक है, नेतृत्व का विकास करने की का भी विकास में करना चाहिए बोलते हैं। और फिर फिफ्थ आपका है प्रिवेंशन ऑफ आर कल्चर हेरिटेज, अपना जो संस्कृति है उसका संरक्षण। तो संस्कृति का संरक्षण, ठीक है, संस्कृति का संरक्षण करना। तो ये इस प्रकार से मुख्य 5 उद्देश्य की यहाँ पे बात की। तो जैसा कि मैंने अभी आज के सेशन में स्टार्टिंग में बताया आपको कि कैसे हम किसी भी कंटेंट को मेमोराइज करेंगे, उसको हम लिंक के थ्रू एसोसिएट करते हुए कैसे याद रख सकते हैं ना, वो चीजें हैं। ठीक, अब अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा। तो पहला पॉइंट जब आप पढ़ चुके हैं तो अब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हम कोठारी सॉरी मुदाले आयोग की जब बात करते हैं तो मुदाले आयोग जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि 1952 में गठित किया गया और 1953 में इसने रिपोर्ट सबमिट की अपनी, जून 1953 में। ठीक है, इस आयोग ने मुख्यतः 2 बिंदुओं पर काम किया। पहला बिंदु था आपका कि उस समय की तात्कालिक जो भारतीय माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको समझना जानना, और दूसरा उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकते हैं, क्या सुधार किया जा सकते हैं, उसे किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा को किस प्रकार से हम बेसिक और हायर एजुकेशन के साथ लिंक कर सकते हैं, उनमें क्या रिलेशन हो सकता है, इस तरह की जो सिफारिशें थी वो रखी गई। फिर हम उसकी मेजर रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। तो मेजर रिकमेंडेशंस में सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है कि इस आयोग ने शिक्षा के किन उद्देश्यों पर अधिक बल दिया है। तो 5 पर, मतलब 5 में नंबर से नहीं बोलूंगा, नंबर्स आप याद रख सकते हैं। अभी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि कितने 5 या 6 या 8, ऐसा नहीं है। आप जब इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें मोर देन 5 आपके नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, बट फिलहाल तो मुख्यतः 5 उद्देश्य यहाँ पर हमको याद रखने हैं कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला होना चाहिए बच्चे का चरित्र का विकास करना। दूसरा होना चाहिए उस बच्चे में जनतांत्रिक मूल्य का विकास करना। तीसरा होना चाहिए उसमें रोजगार की जो क्षमता है उनका विकास करना, है ना। चौथा होना चाहिए उसमें लीडरशिप यानी नेतृत्व का विकास करना, और फिर उसके बाद अपनी संस्कृति का संरक्षण करना। इस प्रकार से अगर आप इसको याद करने की कोशिश करते हैं तो इजीली याद भी हो जाएगा आपको। बहुत ज्यादा पढ़ करके अगर आपको याद नहीं रहता है तो वो बेकार है। ठीक है, कम पढ़ें, कम मतलब कि सफिशिएंट पढ़ें। कम का मतलब ये नहीं कि जो एग्जाम में इतना कम पढ़ लें कि आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में आ ही नहीं रहा। कंटेंट पूरा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना इस तरीके से है कि हम भूलें कुछ ना, और हमको रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पर, द कमीशन प्रपोज्ड न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 और 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन। तो 5 साल की जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद किस तरीके से हमारा ये चलेगा इसकी बात करते हैं। तो अब मिडिल, तो जो पैटर्न है उसमें देखो 3 पैटर्न्स आपके हैं। पहला होगा अब मिडिल और जूनियर सेकेंडरी। जूनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 6, 7 और 8। ठीक है, तो 3 साल की एजुकेशन हो गई आपकी ये। ठीक है, अब मिडिल और जूनियर सेकेंडरी और सीनियर बेसिक स्टेज, आप लोग अगर अपने आसपास के स्कूल्स में देखते तो लिखा भी होता है ना उसमें, उच्च प्राथमिक यानी कि प्राथमिक से ऊपर। ठीक है, सीनियर बेसिक हो गया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर नाम होता है पूर्व माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक मतलब कि जूनियर सेकेंडरी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक, तो विच शुड कवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल की एजुकेशन। कौन सी? 6, 7, 8 और 6, 7 और 8। ठीक है, तो जो नया जो आपका संगठित सॉरी पुनर्संगठन होगा माध्यमिक शिक्षा का, उसमें इन्होंने बोला कि पहले हम पूर्व माध्यमिक यानी कि 6, 7, 8 की क्लास लेंगे, 3 साल की। फिर हायर सेकेंडरी स्टेज विच कुड कवर अ 4 ईयर्स, जो कि हम जानते ही हैं कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक का। ठीक है, ये तो ये लिखा हुआ है चैप्टर 4 है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में, इसमें आपको देख सकते हैं इसको। द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड abolition of the present intermediate classes
द क्लास ट्वेल्थ शुड बी अटैच टू यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो क्लास ट्वेल्थ थी आपकी, तो क्लास ट्वेल्थ को हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लेवल पर अटैच कर देंगे। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बाद में इसको फिर बैक ऑफ करना पड़ा इनको। ठीक। तो कक्षा 12 को हम लिंक कर देंगे बीए से, डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट के साथ। ठीक हो गया। तो क्लास ट्वेल्थ शुड बी अटैच टू यूनिवर्सिटी एंड द क्लास 11th, सॉरी, द 11th क्लास शुड बी एडेड टू हाई स्कूल। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जैसे नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th था, तो 12th को आपने यूनिवर्सिटी के साथ ऐड कर दिया और 11th को आपने 10th के साथ ऐड कर दिया, ऐसा करना चाहिए। ये थर्ड में इन्होंने बोला है। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है याद रखने के लिए आपको, है ना। इससे प्रश्न पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। क्लियर हो गया। वो ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा आयोग है जिसने कि कक्षा 12 को उच्च शिक्षा के साथ, या फिर कक्षा 10 को, कक्षा 11 को 10 के साथ मर्ज करने की सिफारिश की थी। तो ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन हो जाता है। ठीक। बाकी ये दो पॉइंट तो ऊपर के खाली बेकार है, इनको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये 3 साल की प्री या कहें कि आपकी पूर्व माध्यमिक शिक्षा, हम जानते ही हैं कक्षा 6, 7, 8 होती है। और माध्यमिक शिक्षा जो है वो आपकी 9, 10, 11, 12 होती है, हमको पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है याद करने लायक। ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है पूछिएगा। अभी तक हमने दो ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन किया है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो 5 तरह के उद्देश्य ने बताए थे। 5 तरह के मतलब कि सिर्फ 5 नहीं है, वो अपने याद करने के लिए 5 मेजर फॉर्म में, कि एक तो चरित्र निर्माण, दूसरा आपका जनतांत्रिक मूल्य का विकास, तीसरा आपका क्या बोलते हैं, रोजगार परक शिक्षा, इकोनॉमिक एंड वोकेशनल एफिशिएंसीज को बोल रहे हैं। और फिर चौथा आपका नेतृत्व का विकास। और पांचवा संस्कृति का संरक्षण। ठीक। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था उसमें इन्होंने जो मिडिल एजुकेशन है उसको रीऑर्गेनाइज किया है। रीऑर्गेनाइज में उन्होंने 3 कैटेगरी बना रखी है। पहली कैटेगरी है जहां पर कक्षा 6, 7, 8 को पूर्व माध्यमिक शिक्षा के नाम से जाना जाएगा, 3 साल की होगी वो। दूसरी है जो कक्षा 9, 10, 11, 12 की मिडिल एजुकेशन जो 4 साल की होगी। और तीसरा इन्होंने कैटेगरी रखा कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम 12th क्लास को यूनिवर्सिटी के साथ और 11th क्लास को 10th के साथ मर्ज कर दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है। क्योंकि रिकमेंडेशन देना और उसको इम्प्लीमेंट करना तो अलग बातें हैं। फिर चलते हैं हम, द सेकेंडरी एजुकेशन विच वुड बी द एंड ऑफ ऑल फॉर्मल एजुकेशन फॉर द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। मस्ट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर दिस पर्पज। तो यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है जो कि हो सकता है कि हमारे माइंड से स्किप हो जाए। यहाँ पर इन्होंने इस बात पर जोर दिया है। इन्होंने कहा कि अमूमन क्या होता है कि इंसान आज तो हर घर का हर बच्चा जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले रहा है, क्योंकि इतना इजी हो गया करना। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले से 10th किया, 12th किया, आप लोग अगर देखें अपने, आपके दादा लोग ही अगर होंगे, तो रेयरली हो सकता है कि किसी के ही, बहुत मुश्किल से किसी ग्रैंडफादर होंगे जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों। अदरवाइज आप देखेंगे 90% जो आज की जनरेशन है, हमारे समय की जनरेशन है, जो 30+ है इस समय, उनके जो इंसिस्टर्स हैं, उनके जो ग्रैंड फादर मदर हैं, वो 12th तक ही पढ़े होते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इनका ये मानना है कि, इनका ये कहना था कि 12th तक की जो एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन का एंड होता है। मतलब कि 12th के बाद फिर फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती। और आज भी देखा है तो अब कॉलेज लेवल पर कहाँ फॉर्मल एजुकेशन होती है। जब मन किया क्लास किया, जब मन किया नहीं किया, उतना सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। कॉलेज की एजुकेशन लेते लेते आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं 10 तरह की चीज़ों की। ठीक है। लेकिन 12th की जब पढ़ाई होती है तो सीरियसली इंसान पढ़ाई कर रहा होता है। तो उस बात को इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इन्होंने ये कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन विच वुड बी द एंड ऑफ ऑल फॉर्मल एजुकेशन, किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा, औपचारिक मतलब स्कूल जाएंगे, यूनिफॉर्म में जाएंगे, 7, 8 पीरियड पूरे के पूरे पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे, टेस्ट देंगे, एटसेट्रा। तो मेजोरिटी ऑफ जो सिटीजन्स हमारे इंडिया के हैं उनकी फॉर्मल एजुकेशन का जो मतलब लास्ट जो पॉइंट होता है वो आपका मिडिल एजुकेशन होता है, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन होता है। 11th 12th के बाद वो उतना पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है। या
करते भी हैं तो उतना मतलब सीरियसली नहीं करते हैं, ये चीज इनका मानना था। तो अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर बच्चा ट्वेल्थ के बाद नहीं पढ़ता है या ट्वेल्थ तक ही स्कूल आ रहा है, तो हमारे पास ट्वेल्थ तक ही मौका है उस बच्चे के अंदर जो जो हम गुण विकसित करना चाहते हैं उनको कर दें। ठीक है, तो मस्ट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर दिस पर्पज। The requisite in this connection is to develop the capacity for clear thinking and रिसेप्टिविटी ऑफ न्यू आइडियाज। तो इस स्तर के जो बच्चे हैं उनमें हम दो कैटेगरीज, दो क्वालिटीज डेवलप करेंगे। एक तो वो बच्चों के अंदर ये क्षमता का विकास करना है कि वो बहुत तार्किक रूप से सोचें, उनकी जो सोच है वो बहुत तार्किक हो, बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, हर एक चीज को वो समझते हुए देखें। और दूसरा कि नए नए जो आइडियाज आते हैं, नए नए जो विचार आते हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी एजुकेशन में शामिल करना है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है उसको अगर हम थोड़ा सा समअप करें तो तीसरी, पहली रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने क्या, एजुकेशन के एम्स क्या होने चाहिए, हर कोई वही रिकमेंडेशन देता है। दूसरा इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन किया था, उसका मतलब कि पुनर्संगठन किया था, कि तीन कैटेगरीज में बता दिया था आप लोगों को। तीसरा जो आ रहा है, तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि क्योंकि ये जो आयोग है ये मान रहा है कि क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेता बच्चा, तो सेकेंडरी एजुकेशन तक हम बच्चे को इतना कैपेबल बना दें कि वो बहुत तार्किक तरीके से सोचने लगे और किसी भी तरह के जो नए आइडियाज आते हैं उनको एक्सेप्ट कर सके। ऐसा इन्होंने इसलिए भी कहा कि आज के समय में रूढ़िवादिता बहुत है, उस समय भी ज्यादा हुआ करती थी, उस समय तो और ज्यादा थी। तो रूढ़िवादी जो हमारा समाज था, उस समाज में लोग नए नए जो विचार होते थे उनको एक्सेप्ट करते नहीं थे। ठीक है, और उनके जो सोचने का नजरिया था वो बहुत ज्यादा उतना तार्किक नहीं होता था, तो उसका विकास करना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने इसको रखा। क्लियर हो गया? देन फोर्थ जो रिकमेंडेशन हुआ, आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स a majority of students will take up some suitable vocational pursuit and in due course achieve a reasonable degree of competence in it either through practice and experience or through apprenticeship training। ठीक है, तो फोर्थ जो रिकमेंडेशन है उस फोर्थ रिकमेंडेशन में इन्होंने ये बात रखी है कि वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के। तो इन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अधिकतर लोग जो हैं वो अपनी वोकेशनल एजुकेशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना रोजगार ले सकें। तो इसके लिए क्या है, वो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, अप्रेंटिस करते हैं। अप्रेंटिस मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है ना। तो ऐसे लोगों के लिए, फॉर सच स्टूडेंट, तो ये तो लेते हैं, वो लेने इनके लिए करना क्या चाहिए? फॉर सच स्टूडेंट पॉलिटेक्निक्स or technological institution should be available where technical course covering two or more year would be provided। तो ये कहते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए हमें पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने होंगे जहां पर बच्चे जा करके 2 या 2 से ज्यादा साल के जो कोर्सेज होते हैं वो कर सकें और अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो पहली रिकमेंडेशन थी आपकी एम्स ऑफ एजुकेशन पर, जहां पर 5 कैटेगरी के एम बताए गए थे। दूसरी जो रिकमेंडेशन थी वो थी आपकी रीऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर 3 कैटेगरी थी आपकी। पहला उन्होंने 6, 7, 8 बोला था, 3 साल की शिक्षा। फिर बोला था 4 साल की, 9, 10, 11, 12। और तीसरे में बोला था उन्होंने क्या, कि ट्वेल्थ को यूनिवर्सिटी के साथ और 11th को हाई स्कूल के साथ। तीसरी रिकमेंडेशन जो थी वो थी, किस बात पर थी बताओ जरा? तीसरी रिकमेंडेशन, हेलो? हाँ सर। हाँ, थर्ड रिकमेंडेशन किस बात पर थी बताइए? कि माध्यमिक शिक्षा के बाद फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, वेरी तो गुड। थर्ड, जितने। हाँ, जी। थर्ड जो रिकमेंडेशन थी वो इस बात पर थी कि हम बच्चों को इतना कैपेबल बना दें। अब हमको वो भूल जाना है, ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा के बाद फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, वो चीज भूल जानी है। हमको याद रखना है क्या, कि बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से हम इतना कैपेबल बनाएं कि वो बहुत ज्यादा तार्किक रूप से सोचने लगे और न्यू न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, फोर्थ जो रिकमेंडेशन है वो है पूरी तरह से कि आपका टेक्निकल एजुकेशन पर, रोजगार परक शिक्षा पर, जिसमें कि इन्होंने कहा कि 2 या 2 से अधिक साल की ये इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या फिर और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनको स्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, इस तरीके से हम वन बाय वन इनको याद करते हुए चल सकते हैं। फिफ्थ नंबर की जो आपकी रिकमेंडेशन आती है वो ये है
Secondary schools should no longer be single track institution but should offer a diversity of educational programs. Multi-purpose schools should be established which would provide terminal courses in technology, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंसेज। ठीक है, यही बात आज भी हमारी जो शिक्षा नीति है वो भी यही बात कह रही है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो एक सिंगल ट्रैक पर, मतलब कि आप एक फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, आपने आर्ट्स पढ़ी, आपने साइंस पढ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चा जो कोर एजुकेशन है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वो भी पढ़ रहा है, साथ ही साथ वो टेक्निकल कोर्सेज भी कर ले रहा है। ठीक है, जैसे उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया 12th क्लास में, तो उसके बेसिस पे वो कुछ प्रोग्रामिंग सीख करके रोजगार कर सकता है। उसने एग्रीकल्चर एजुकेशन ले ली, तो एग्रीकल्चर एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन उसको मिल गई है, तो उसके बेसिस पे वो कोई जॉब कर सकता है या फिर अपना खेती बाड़ी कर सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारे कोर्स स्कूल्स हैं वो आपके स्टेब्लिश होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के ये बात थी आपकी, जो हम जानते ही हैं कि जैसे हम आज की डेट में 10th के बाद बोलते हैं, 10th के बाद कोई बच्चा साइंस ले रहा है, कोई बच्चा आर्ट्स ले रहा है, कोई बच्चा कॉमर्स ले रहा है, कोई बच्चा एग्रीकल्चर ले रहा है, कोई बच्चा कुछ और ले रहा है। इस प्रकार से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हर बच्चा कंपलसरी एजुकेशन ना लेकर के अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, ऐसी एजुकेशन के लिए कह रहे हैं। तो फिफ्थ जो रिकमेंडेशन है वो क्या है आपकी? वह है मल्टीपर्पज स्कूल्स को लेकर के। ठीक है, मल्टीपर्पज स्कूल्स कह लीजिए या डाइवर्सिफाइड एजुकेशन प्रोग्राम्स कह लीजिए। ठीक है, तो जो फिफ्थ रिकमेंडेशन है वो किसको लेकर के है? डाइवर्सिफाइड एजुकेशन प्रोग्राम्स को लेकर के, जहां पर ये कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बच्चों के पास चॉइसेस हों बहुत सारी, बच्चा अपनी इच्छा अपनी क्षमता के अनुसार एजुकेशन ले सके, उसके लिए क्या है, मल्टीपर्पज स्कूल आपके एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। बहुत स्पीड पे तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से रिकॉल कराऊं, फिर से रिकॉल कराऊं, तो इससे क्या होगा, आपको साइड बाय साइड याद होता हुआ चलेगा। ठीक है, इट एम्फेसाइज्ड ऑन ओपनिंग स्कूल्स फॉर द हैंडीकैप, इंपॉर्टेंट है, एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग डेफ, डम, ब्लाइंड एंड रिटार्डेड वन। ठीक है, ये आज की डेट में इसको हम CWSN के नाम से जानते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, उस समय ये वर्ड नहीं था, ये तो भी नया नया वर्ड आया हुआ है। तो बहरहाल इतना हमको याद रखना है इसमें कि छठी जो रिकमेंडेशन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, वो ये है कि ये इनका मानना था कि हमें हैंडीकैप्ड्स के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या किसी भी तरह से चल फिर नहीं सकते या कोई और नई चीज रीजन है, उनके लिए अलग से स्कूल्स खोलने चाहिए। ठीक है, तो हैंडीकैप्ड्स के लिए अलग से स्कूल, बैकवर्ड चिल्ड्रन जो कि आपके सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, या फिर किसी प्रकार से मानसिक रूप से वो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड मतलब कि जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। ठीक है, पिछड़े बच्चे जो चीजें नहीं सीख पाते हैं आसानी से। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए अलग से स्कूल्स खोलने चाहिए, इनके हम कह सकते हैं स्पेशल स्कूल्स को इस खोलने की इन्होंने सिफारिश की है। ठीक, तो एक बार फिर से रिकॉल कर, चलो थोड़ी देर में रिकॉल करेंगे फिर से, है ना। विद रिगार्ड टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अब पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो द कमीशन रिकमेंडेड दैट द सेकेंडरी स्टेज at the secondary stage, each student should study at least two languages, out of which one should be regional। ठीक है, तो इनका मानना था कि दो प्रकार की दो लैंग्वेजेस हम सीखेंगे, जिनमें से एक तो होगी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, और दूसरी कोई भी भाषा हो सकती है, वो हो सकता है इंग्लिश हो, हिंदी हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो अभी फिर से रिकॉल करते हैं हम शुरुआत से रिकमेंडेशंस को। सबसे पहले आप लोग भी आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें बंद करके रिकॉल करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आसानी होती है ना। सबसे पहली रिकमेंडेशन इनकी थी एम्स ऑफ एजुकेशन लेके, जहां पर 5 तरह के इन्होंने एम्स बताए थे। पहला था आपका इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग का, यानी कि चरित्र निर्माण का। दूसरा था उसमें आपका क्या था, कैरेक्टर बिल्डिंग था। दूसरा था आपका डेवलपमेंट। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करने का। तीसरा था आपका वोकेशनल एजुकेशन का, मतलब रोजगार परक शिक्षा का। चौथा था आपका नेतृत्व विकास का। और पांचवा था आपका क्या था बताइए, नेतृत्व विकास के बाद संस्कृति का संस्कृति के संस्कृति का वेरी गुड, गुड।
सेकंड जो रिकमेंडेशन थी वो थी आपकी जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा था सेकेंडरी का, उसको रीऑर्गेनाइज करने का, जहां पर तीन कैटेगरी बनाई इन्होंने। पहला पॉइंट था, पहली कैटेगरी थी जहां पर कि क्लास 6, 7, 8 को इन्होंने प्री मिडिल एजुकेशन या प्री सेकेंडरी एजुकेशन के रूप में देखा। सेकंड था आपका क्लास 9, 10, 11, 12 4 ईयर की एजुकेशन। उसके बाद जो थर्ड था उसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि ट्वेल्थ को यूनिवर्सिटी के साथ और 11th को 10th के साथ जोड़ दिया जाए। फिर आते हैं थर्ड रिकमेंडेशन में। तो थर्ड रिकमेंडेशन ने कहा कि ऐसी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बहुत फॉर्मल है, वो फॉर्मल एजुकेशन का एंड है। ठीक है। तो बेसिकली वहां पर थर्ड रिकमेंडेशन ये थी कि बच्चों को इतना कैपेबल बनाया जाए सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान कि बच्चे की जो थिंकिंग हो बहुत क्लियर हो, बहुत तार्किक रूप से सोचे और किसी भी तरह के नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर सके। ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है। फोर्थ एजुकेशन, सॉरी, जो फोर्थ पॉइंट जो था, फोर्थ पॉइंट था इनका कि रोजगार परक शिक्षा को लेकर के, कि हम बच्चों को एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एजुकेशन टाइप की दें, जिसके लिए इन्होंने बोला कि पॉलिटेक्निक या फिर कोई भी आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया जाए, जहां पर सेकेंडरी एजुकेशन में ही 2 या 2 से अधिक साल की शिक्षा दे करके इनको रोजगार के यहाँ जोड़ा जा सके। ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर जो था उसमें इन्होंने कहा कि बच्चों को हम डाइवर्सिफाइड एजुकेशन दें, मतलब कि बच्चा अपनी इच्छा अनुसार आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, टेक्निकल एजुकेशन एटसेट्रा, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन जो मर्जी उसको लेनी हो वो ले सके। ठीक है, स्ट्रीम्स के फॉर्म में। फिर सिक्स नंबर पे था कि इन्होंने स्पेशल स्कूल्स को ओपन करने की बात की बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, या फिर स्पेशल चाइल्ड्स हमारे होते हैं, डम, सॉरी, डफ, डम और आपके ब्लाइंड एटसेट्रा। ठीक है। सेवंथ नंबर पे इन्होंने फिर मीडियम और इंस्ट्रक्शन की बात की। यहाँ पे कहा दो तरह की दो लैंग्वेजेस में दिया जाना चाहिए मिनिमम, जिनमें से एक तो रीजनल लैंग्वेज होगी, मातृभाषा होगी, और दूसरी आपकी कोई भी भाषा हो सकती है। उसके लिए ये नहीं कहा कि इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी, कोई भी हो सकती है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया? और एट्थ नंबर में जो आपका है, एट्थ नंबर पे इन्होंने, अभी एट्थ नंबर में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, हमने सेवन तक तो डिस्कस किया था ना अभी तक। जी। ठीक है, तो देखो रिकॉल, ऐसे रिकॉल करते हुए चलेंगे तो मुझे लगता है नहीं है कि कोई चीज भूलने वाली हो पाएगी, और रटना भी नहीं पड़ेगा हम लोगों को ना। हम एक 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 के बाद एक लिंक बनाते हुए चल रहे हैं, उसको समझते हुए। रटा हुआ नहीं होना चाहिए, रटेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। ठीक है। तो द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम शुड बी वाइडन। सेकेंडरी एजुकेशन का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो बहुत विस्तृत होना चाहिए। ठीक। It should be diversified with due emphasis on practical aspect, and students should have ample freedom to the selection of subject। ये तो वही बात हो गई आपकी जो अभी हमने सिक्स्थ में की थी। ठीक है ना, कि डाइवर्सिफाइड एजुकेशन होनी चाहिए करके, तो वही रिपीट हो गया आपका, उसमें कुछ थोड़ा बहुत एड ऑन हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और इसको नहीं भी याद करेंगे सेवन्थ वाले को अलग से तो चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं, एट्थ वाले को, क्योंकि इसमें भी वही कह रहा है कि आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका जो स्कोप है बहुत वास्ट होना चाहिए करिकुलम का, और वहां पर बच्चा अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सके सब्जेक्ट्स का। ठीक है, वो बात तो हम ऊपर कर ही लेते ऑलरेडी। नाइन्थ पॉइंट है आपका, द कमीशन रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल स्कूल्स इन लार्ज नंबर। तो टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल स्कूल जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह होती है, उनको ओपन करने की बात की इन्होंने, फिर वो रिपीटेशन हो गया उस पॉइंट का। दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी in a proximity of industries and provide training facilities for various type। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडस्ट्रीज के आसपास होने चाहिए, या फिर उनके जो बॉन्ड्स हैं वो इंडस्ट्रीज के साथ होने चाहिए, ताकि बच्चा कोर्स करने के साथ साथ इंडस्ट्रीज में आपका ट्रेनिंग्स वगैरह भी कर सके। ठीक है, तो नाइन्थ पॉइंट आपका वही है जो आपका फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए है वो आपका। बस वो ये कह रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है आपकी बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इंडस्ट्री के साथ बाउंड अप होनी चाहिए। फिर आपका है, द कमीशन एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम विच इंक्लूडेड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड to ensure all-round progress of student, giving weightage to these records and internal test in final assessment of student, and adoption of symbolic instead of numeric marking in the evaluating and grading of students। तो यहाँ पर इन्होंने जो आपका इवेल्युएशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको फोकस किया है। तो पॉइंट नंबर 10 या रिकमेंडेशन नंबर 10 यहाँ पर जो है
उसमें ये एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। तो आयोग ये रिकमेंड कर रहा है कि जो एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन सिस्टम है वो क्या हो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा रिफॉर्म्स की, काफी ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। ठीक, अब सुधार किस तरीके की चाहिए? तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो ऑलराउंड प्रोग्रेस के बेसिस पर हो। सिर्फ बच्चे को विषय में, गणित में, हिंदी में क्या आता है इससे मतलब नहीं है, बच्चे की एक्टिविटीज को भी वहां पर मेजर किया जाए। ठीक है, इसीलिए गिविंग वेटेज टू दीज रिकॉर्ड्स, जो उसकी जो एक्टिविटीज है उनको भी शामिल किया जाएगा बच्चे के असेसमेंट में, है ना। और इंटरनल टेस्ट इन फाइनल असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड एडप्टेशन ऑफ द सिंबॉलिक इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूमेरिकल। और जो हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लिखने की जगह पर हम ग्रेड्स लिखेंगे। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक हुआ ना आपका, A B C D स्टेप से, तो अंदाजा नहीं आता उसमें। अब देखो, एक बच्चा है उसको 92% मिला हुआ है, और दूसरा बच्चा उसको आपका 60% मिला है, तो बहुत 30% का डिफरेंस बहुत ज्यादा लगता है, 32% का। लेकिन वहीं पर अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो 92 वाले को A ग्रेड मिल जाएगा, तो वहीं पर 30 वाले को कितना मिल जाएगा, आपका C ग्रेड मिल जाएगा। तो ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा ABC में। ठीक है, D मान लेते हैं तो ज्यादा नहीं लग रहा ना अंतर। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिंबॉलिक को फोकस किया। ठीक। फिर है नेक्स्ट रिकमेंडेशन आपकी, it also recommended only one public examination at the completion of secondary stage and introduced the system of compartmental examination system. ठीक है, at the end of final public exam। तो जो ये रिकमेंडेशन है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करी है। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज कंप्लीट होने के बाद एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम जिससे जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। क्या क्लियर हो गया? तो बोर्ड एग्जामिनेशन की बात यहाँ पर चल रही है, कुछ अलग नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग दैट द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म depends on a large extent on the quality of teachers. The commission suggested several measures to improve the teaching profession by recruiting quality teachers, ensuring better service conditions such as pay, pension, provident fund, security and लीव बेनिफिट्स। तो जो लास्ट रिकमेंडेशन है, 12th रिकमेंडेशन यहाँ पर जो है, उसमें टीचर्स, मतलब उसमें जब टीचिंग स्टाफ होता है उनकी कंडीशंस को लेकर के इन्होंने बात की है कि किस तरीके से हमको एक्सपर्ट्स या फिर कहें कि एक आपका प्रोफिशिएंट या एफिशिएंट टीचर्स रिक्रूट करने हैं, और उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको बेटर बनाना है। जैसे कि उनकी सैलरी है, उनकी आपकी पेंशन्स हैं, प्रोविडेंट फंड है, सिक्योरिटी है और लीव बेनिफिट्स हैं, इनको लेकर के। तो पहले, तो लास्ट रिकमेंडेशन में टीचर्स की बात की जा रही है। ठीक है, अभी तक तो टीचर्स की बात नहीं की जा रही थी। लास्ट वाली जो टीचर्स के लिए, टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए हमको स्टैंडर्ड्स यानी कि नॉर्म्स बनाने हैं कि कौन टीचर बन सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और टीचर्स बनने के बाद उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बात की है। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कंप्लीट होता है। ठीक है।